हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। 30 बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और उसमें पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखने वाला पूछा जाता है, जो 6 अंक का होता है। हम आज यहाँ पर आपके लिए पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 80 महत्वपूर्ण MCQs यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। आप इनको जरूर अध्ययन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो इसके लिए आपको ऑप्शन देना है कि प्राकृत संख्या होगी, पूर्णांक या वास्तविक संख्या अथवा पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आपको इसके लिए सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कर्णी दो एक खालिस्तान संख्या है। तो कर्णी दो जितनी भी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है कि निम्न में से परिमेय संख्या है। अब आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि परिमेय संख्या पूछा गया है। अपरिमेय संख्याएं करनी वाली होती हैं और बगैर करनी वाली परिमेय संख्याओं में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी यह अपरिमेय संख्याओं में शामिल है, किंतु करनी 25, यदि हम 25 का वर्गमूल निकाले तो केवल 5 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या का रूप है। आप इसे ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा करनी 25, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें लिखा हुआ है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव। तो यहाँ पे आप परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर आपस में हम गुणा भाग जोड़ना घटाना कुछ भी करें तो आपका इसका आंसर होता है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें लिखा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अपरिमित रूप से अनंत या अनेक संख्याएं या अनंत परिमेय संख्याएं आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें लिखा है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको करने वाली संख्या दिख रही है, तो इसे हम अपरिमेय संख्या आंसर ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन सही होगा। 7वां प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमेशा शून्य कहलाती है, इसे हम बी ऑप्शन इसका सही देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें लिखा है कि a की घात शून्य का मान होता है, इसका मान 1 के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको आ गया कि 100 की घात शून्य का मान होगा तो इसका मान भी हमेशा 1 होता है, या 5 की घात शून्य बराबर, तो इसका मान भी हमेशा 1 ही होता है। प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें लिखा है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपरिमेय संख्या छांटना है, तो करनी 13 इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है और यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि करनी 13 अपरिमेय संख्या का एक रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 देखें, जिसमें एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो हमेशा याद रखेंगे इसका जो आंसर होता है वह अनवसानी अनावर्ती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें प्रत्येक परिमेय संख्या को हम एक वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में आप देख रहे हैं कि 125 की घात 1/3 लिखा हुआ है। तो बच्चों 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि 125 के हम गुणनखंड निकालें तो यहाँ आप देखते हैं 5 से भाग जाएगा और 5 से 2 बार भाग गया, 5 5 25 हो गया, और फिर 5 से भाग गया 5 25 और यहाँ 5 से कम 5, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 अर्थात 5 की घात 3 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए इसकी घात 1/3 लिखा हुआ, तो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, केवल 5 हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें हम देख रहे हैं कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो इसका जो आंसर है वह होगा धन संख्या होता है। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 14 देखें, जिसमें लिखा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर अभी इसके पहले भी हमने दिया है कि अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें बच्चों, यहाँ पे ये आपके घातांक के नियम में से है, और घातांक के नियम जैसे कि आप जानते हैं कि यदि दो संख्याएं जिनके आधार समान हो और उनके घात अलग अलग हो, गुणा किया जा रहा है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये नियम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार ए है और ए की घात जुड़ जाएंगी, अर्थात ए ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ए की घात m धन n होगा। यदि आपको यहाँ आ गया कि भाग दिया जा रहा है, उस स्थिति में आप यहाँ पे घातों को घटाएंगे तो m ऋण n लिखेंगे। बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें करनी 5 का दशमलव प्रसार होता है। तो करनी 5 का दशमलव प्रसार हमें
यहाँ पे अशांत व अनावर्ती लिखना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 17, जिसमें 10 की घात 1/3 की घात 3 है। अब देखिए यहाँ से घात 3 से 1/3 आपस में कैंसिल हो गया और केवल 10 बचा है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा कि इसका मान 10 के बराबर होगा। आइए 18वां प्रश्न देखें कि यहाँ पे आपको घात दिखाई दे रही है बहुपद में, तो सबसे अधिकतम घात वाले पद को हम बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे 5x की घात 5 लिखा है, तो घात 5 अधिकतम घात है, इसका मतलब इसकी घात 5 होगी और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 19 देखें, जिसमें निम्न में कौन बहुपद नहीं है कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुपद कहलाएगा और करनी 2x-5 भी कहलाएगा, शून्य भी बहुपद कहलाएगा, किंतु x-2/x बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका कारण यह है कि हम इसे लिखेंगे x-2, नीचे से x को ऊपर लाते हैं तो घातें बदल जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और जब ऋणात्मक मान आता है तो यह बहुपद नहीं होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा कि यह बहुपद नहीं होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 20 देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab का संक्षिप्त रूप है। तो आपको पता है कि ये सर्व समीकरण हैं, उसमें से एक है और इसमें जो ऑप्शन है a धन b की घात 2, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 21, इसमें लिखा हुआ है कि बहुपद 2x-5 का शून्यक है। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप 2x-5 लिखा है, इसके बराबर शून्य रख दीजिए और पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण 5 होगा, और फिर गुणा का पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा, तो ऋण 5/2 जहां पे भी होगा वह उसका ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में ऋण 5/2 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही होगा, तो शून्य ऋण 5/2 होगा। आइए बात करें अब प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें लिखा हुआ है कि बहुपद की घात है। अब आप देखिए सबसे अधिकतम घात आपको यहाँ पे दिख रही है 4 के बराबर, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो आप इसका आंसर देंगे कि बहुपद की घात 4 है। प्रश्न क्रमांक 23 की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है कि यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर है। ये एक सूत्र है और इसमें हमेशा इसका जो आंसर आता है वह 3abc के बराबर आता है, तो आपको सी आंसर बिल्कुल सही दे देना है। इसके बाद आइए बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 24, जिसमें एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि हम एक घात वाले को रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं और 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 25 में देख रहे हैं कि बहुपद दिया गया है, इसमें इसकी घात देखना है, तो अधिकतम घात आपको 7 दिखाई दे रही, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 26 है कि एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है, तो हमेशा शून्य के बराबर होगी, ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद में x की घात 2 का गुणांक है। यहाँ पे आप x की घात 2 में देखेंगे कि ऋण लगा हुआ है, इसका मतलब ऋण 1 का गुणा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 28 देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि बहुपद x की घात 5 ऋण x की घात 4 धन 3 की घात है। अब यहाँ पे देखिए कि अधिकतम घात x की घात 5 दी गई है, 5 घात वाला, तो यहाँ पे हम 28वें प्रश्न का जो आंसर है वह दे सकते हैं सी ऑप्शन 5। इसके बाद 29वां प्रश्न देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि x धन एक बहुपद का एक गुणनखंड है, यहाँ पे x धन एक इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हम यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान रखकर इस बहुपद में हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x धन 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर ऋण 1 होगा। अब यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है 2x की घात 2 धन kx, यहाँ x का मान रख दीजिए, तो जैसे ही आप रखते हैं तो x का मान ऋण 1 की घात 2 धन k इंटू ऋण 1 बराबर 0 लिखेंगे और यहाँ पे आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, ऋण k प्राप्त होगा। k बराबर आप देख सकते हैं कि k बराबर आपको पक्षांतर करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्रमांक 30 में आप देख रहे हैं कि बहुपद हमें दिया गया है px बराबर x की घात 2 धन 2x ऋण 5 कितने पदी है, तो यहाँ पे हम पदों को गिन लेते हैं 1 2 और ये 3 त्रिपदी कहलाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं कि x ऋण 5 का शून्यक है, आपको इसके बराबर 0 रख देना है, तो x ऋण 5 बराबर 0 और x बराबर आपको पक्षांतर करने पर प्राप्त होता है, तो आप इसे लिखेंगे कि 5 इसका शून्यक होगा। आइए बात करें हम प्रश्न क्रमांक 32, जिसमें मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा गया है, तो हमेशा 0 0 होते हैं। आप जब निर्देशांक ज्यामिति की ओर जाते हैं तो यहाँ पे दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको मूल बिंदु कहा जाता है और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं।
आइए बात करें प्रश्न क्रमांक 33, जिसमें ऋण 3 ऋण 5 होगा, लिखा है बिंदु ऋण 3 ऋण 5। अब चतुर्थांश आप बना ले। चतुर्थांश में आप देखते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होते हैं वो धन धन होते हैं, और द्वितीय में होते हैं ये ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण धन होगा चतुर्थांश। इसके बाद तृतीय में आप दोनों ऋणात्मक होते हैं, और चतुर्थ में होता है धन ऋण। ये इस चतुर्थांश के आधार पर आप इसका आंसर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों में ऋण लगा हुआ है, इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश की बात हो रही है, और तृतीय चतुर्थांश इसका आंसर होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 34, जिसमें कार्ती तल में क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। तो कार्ती तल में जो क्षैतिज रेखा होती है, आप देखते हैं ये कार्ती तल, और इसमें ये क्षैतिज रेखा ये वाली, और ये हमारी एक्स अक्ष के रूप में जानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 34 का जो आंसर होगा वह होगा एक्स अक्ष, बी ऑप्शन। बच्चों प्रश्न क्रमांक 35 देखें। अब बिंदु ऋण 3 5 दिया गया है, और जैसे कि आपको बताया कि हमने कि जो प्रथम द्वितीय तृतीय में और चतुर्थ में जो चिन्हों का बताया आपको कि यहाँ पे धन धन है, यहाँ पे ऋण धन है, और यहाँ पे दोनों ऋण है, और यहाँ पे है धन ऋण। अब आप देख लीजिए कि ऋण धन चिन्ह आ रहा है, ऋण 3 5। तो यहां से आपको इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय चतुर्थांश इसका सही होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 36 की बात करें, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं तो तृतीय चतुर्थांश हमेशा होता है, तो इसको हम लिखते हैं तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम बिंदु 4 ऋण 4 की बात करें तो धन और ऋण चिन्ह आ रहा है, तो चतुर्थ चतुर्थांश होता है ये, इसका आंसर डी होगा। इसके बाद हम 38वां क्वेश्चन देखें, जिसमें समीकरण दिया गया और इसका हल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन चारों में से कौन इसका हल है, तो जो संतुष्ट इस समीकरण से हो जाएगा बिंदु रखने पर वह हल होगा। तो 0 रखते हैं तो ये संतुष्ट नहीं होता, पहले x का मान, फिर x का मान हम 2 रखते हैं तो भी संतुष्ट नहीं होता, और तीसरा देखते हैं तो x का मान 4 रखे हमने, और यहाँ पे 2y बराबर 4 पक्षांतर कर दिए तो 2y बराबर होगा 4 ऋण 4 शून्य हो गया, यानी y का मान आपका शून्य मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये संतुष्ट हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा कि इसका मान होगा 4 शून्य। बच्चों इसके बाद हम 39वां प्रश्न देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि इसमें x का मान होगा, तो 4x धन 2 बराबर 6 है, पक्ष दीजिए तो 4x बराबर 6 ऋण 2 हो जाएगा, और पक्षांतर करके सरल करेंगे तो 4 बचा, और 4 का पक्षांतर कर दें तो एक बार कैंसिल हो गया, x बराबर 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 40 देखें, जिसमें x का मान हमें ज्ञात करना है इस समीकरण में। तो 3x बराबर 18 है, पक्षांतर कर देंगे, x में जो गुणांक है उसके बटे में चला जाएगा, और ये 6 बार कैंसिल, तो x का मान आप देख रहे हैं ये ऑप्शन इसका होगा 6। इसके बाद समीकरण y बराबर 3x धन 5 का यहाँ पे हल प्राप्त होंगे। आप इसका आंसर आंख बंद करके लिख दीजिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। बच्चों प्रश्न क्रमांक 42 देखें, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप की बात हो रही, तो हमें ध्यान रखना है कि a x धन b y धन c बराबर 0 जहां होगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है, और a बराबर नहीं शून्य के, b बराबर नहीं शून्य के, तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 43, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2x ऋण 3 बराबर 5 है, पक्षांतर कर देंगे बच्चों यहाँ से, 2x ऋण 3 बराबर 5, 3 का पक्षांतर करें तो यहाँ पे धन का चिन्ह जाएगा, और 3 और 5 अब देखते हैं कि 8 के बराबर हो गया, पक्षांतर कर देंगे, बटे में 2 का कैंसिल कर देंगे, 4 प्राप्त हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। 44 नंबर प्रश्न, जिसमें समीकरण x बराबर 0 है। अब यहाँ पे आपको ध्यान दे रहे हैं कि ये समीकरण x बराबर 0 कहलाता है, तो ये हमेशा आप देखेंगे कि ये x अक्ष और y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब x बराबर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि y के लिए रहता है ये, तो ये इसका मान होगा y अक्ष का, समीकरण x बराबर 0 y अक्ष का होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं 45वां प्रश्न। इस प्रश्न में दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होंगी। आप संख्याओं को हल करके देख सकते हैं, यह समीकरण भी बना सकते हैं आप। दोनों का योग आपका x धन y बराबर 25 है, और आप देख लीजिए, और अंतर x ऋण y बराबर 5 कह रहा है, तो यहाँ पे ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि 15 धन 10 बराबर 25 होता है, और 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाता है, ये इससे संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन इसका सही होगा कि 15 10 इसका मान होगा, वे संख्याएं 15 और 10 होंगी। 46वां प्रश्न, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? जितने चर राशि वाले होंगे उसमें आप देख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसको हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 47वां, जिसमें रैखिक समीकरण दिया गया है
इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या आंख बंद करके आपको आंसर देना है। इसके बाद चलिए बात करें हम प्रश्न क्रमांक 48। इसमें आपको लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रयुक्त ईंट के लिए अनुपात लंबाई, चौड़ाई और मोटाई थी। तो इसका जो आंसर है बच्चों हमेशा याद रखें, इसका आंसर होगा 4:2:1 है। सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, इसमें गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था, पाइथागोरस है। यहाँ पे आपको आंसर देना है, पाइथागोरस गणितज्ञ थेल्स के प्रसिद्ध शिष्य हैं। और इसके बाद 50वां प्रश्न जिसमें यूक्लिड है, तो यूक्लिड आप जानते हैं कि ये एक यूनानी है, तो इसका आंसर होगा यूनानी। क्रमांक 51 जिसमें लिखा हुआ है कि पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति जिसका आधार नहीं होता, तो यहाँ पे आप आधार नहीं होता, इसका आंसर देंगे आप रेखा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक आप देख रहे हैं 52वां, जिसमें एक त्रिभुज के कोण दिए गए क्रम से 2, 4, 3 के अनुपात में, और त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। सबसे पहले बच्चों आपको यहां मान लेते हैं कि 2x धन 4x धन 3x, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 3 9x हो गया बराबर 180। पक्षांतर कर देंगे, 180/9 कैंसिल करेंगे तो x का मान 20 प्राप्त होगा। अब आप देखिए ये अनुपात दिए गए, तो सबसे छोटा कोण 2x है यहाँ पे, तो 2 गुणित 20 लिखेंगे तो ये होगा 40। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि सबसे छोटा कोण 40 अंश का होगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 53, जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण होते हैं। तो यहाँ पे आप एक त्रिभुज बना लें, समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर। इस भुजा के सामने का कोण ये है, और इस भुजा के सामने का कोण ये है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बी आंसर, समकोण बराबर होंगे। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 54, जिसमें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाए बच्चों, ये इस तरीके से ये समकोण त्रिभुज बन गया, और सबसे बड़ी भुजा ये दिख रही है 90 अंश के सामने वाली, इसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 55, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय की बात हो रही है, किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा हमें याद रखना है कि समकोण त्रिभुज के लिए यह प्रसिद्ध है। और इसके बाद 56वां प्रश्न, समान आकार व समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं वह सर्वांग सम होती हैं, ध्यान रखना है। सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आइए बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 57वां, जिसमें आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं अगर देखें तो एबी और एसी ये दोनों भुजाएं बराबर है। एक कोण आपका यहाँ पे ज्ञात है 50 अंश का, तो दूसरा कोण सी क्या होगा। तो हम देखते हैं कि सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो 50 अंश अगर बी का मान है तो 50 अंश सी का भी होगा, अर्थात यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देना होगा 50 अंश। इसके बाद चलिए 58वां प्रश्न, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चों, ये सारी कसौटियां हैं, किंतु एस एस ए भुजा भुजा कोण यह कसौटी में शामिल नहीं होता, सर्वांग समता की कसौटी में शामिल नहीं होता। इसके बाद 59वां प्रश्न, जिसमें लिखा है त्रिभुज एबीसी में अगर कोण बीसी और एबी हमें ज्ञात हैं, दोनों बराबर हैं, इसका तात्पर्य यह है कि त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है, बीसी और एबी, ये आप देख सकते हैं दोनों बराबर। एक कोण हमें कोण बी 80 अंश का ज्ञात है, इसका तात्पर्य यह है कि त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसको मान लेते हैं कि ये एक्स हैं, दोनों कोण ए और सी, तो हम योग कर देते हैं x धन 80 बराबर 180। आप सरल कर दे बच्चों यहाँ पे, तो x धन 80, 80 का पक्षांतर कर दे तो ऋण 80 हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा 100 के बराबर। 100 में हम 2 का भाग देंगे तो 100/2 बराबर कितना होगा बच्चों, यहाँ से 50। तो आप देख सकते हैं कि x का मान 50 अंश आ गया, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 60, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश के बराबर होता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 61वां प्रश्न, जैसा कि देख रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में समान कोण होंगे। समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनाए जाते हैं, ये समांतर चतुर्भुज हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, किंतु इनके कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और चारों कोण बराबर नहीं होते, प्रत्येक 90 अंश का नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें ए बी सी डी देना, तो इन ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि कौन से दो कोण बराबर होंगे। ये कोण बराबर होते हैं, और ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण।
तो बी और डी तो हमें दिया नहीं है, ए और सी ज्ञात है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा कि कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होते हैं। आयत के समकोण कोण के एक युग्म का योग होता है, तो समकोणों के योगफल होते हैं 180 अंश के बराबर। तो आप यहां लिखेंगे 180 अंश। आयत में 90-90 अंश के प्रत्येक कोण होते हैं। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 63, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में भुजाएं बराबर है। पुनः आपको एक समांतर चतुर्भुज बना के दिखाते हैं। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बन गया और आप देख सकते हैं कि यदि PQRS यहाँ पे हम इनको डिनोट कर देते हैं, तो इसमें से जो ऑप्शन है वह PQ और RS आपस में समानांतर होंगी, बराबर होंगी, और SP और QR, तो SP QR दिया नहीं गया है। इसका मतलब ये हुआ कि PQRS कहीं दिया है, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जरूर हम देख सकते हैं ये सही है। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 64, जिसमें हम देख रहे हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोण का योग होता है। चतुर्भुज की बात हो रही है। त्रिभुज में 180 अंश होता है, तो चतुर्भुज में 360 अंश होगा ऑब्वियसली। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 65, जिसमें यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान हैं तो वह होगा। बच्चों प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यानपूर्वक आंसर देना है आपको। इसका आंसर होगा समानांतर चतुर्भुज। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 66 देखें, जिसमें चक्रीय चतुर्भुज की बात हो रही। समकोण कोणों का योगफल 180 अंश होता है, याद रखेंगे आप 180 अंश इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 67 देखते हैं, जिसमें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आप एक वृत्त बना लें और यहाँ पे जीवाएं बनाना स्टार्ट करें। ये छोटी जीवा हो गई और आप देख सकते हैं कि केंद्र से होकर जाती है जीवा, वह सबसे बड़ी होगी और ये हमेशा व्यास कहलाती है वृत्त का, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 68 देखिए, जिसमें अर्धवृत्त पर बना कोण। यहाँ पे अगर हम इस वृत्त को आधा कर दें, ये आधा कर दिए, और यहाँ पे जो कोण बनाएंगे ये कोण, और इसको नापेंगे हमेशा, ये 90 अंश का बराबर प्राप्त होता है। 90 अंश इसका मतलब समकोण प्राप्त होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण भी लिखा जा सकता है और 90 अंश भी होगा। तो इसके बाद आइए प्रश्न 69, जिसमें 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। बच्चों इसे ध्यान रखना है। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 70 देखें, चक्रीय समचतुर्भुज पूछ रहा है। तो समचतुर्भुज बराबर भुजाएं होती हैं और ये वर्ग में होता है इस प्रकार से, तो आपका वर्ग कहलाएगा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 71 कि लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण होता है। लघु वृत्तखंड में आप देख सकते हैं कि अधिक कोण होता है, सी ऑप्शन सही होगा। बच्चों ये प्रश्न दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण कैसा होता है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है न्यून कोण होता है हमेशा। इसके बाद 73वां प्रश्न, जिसमें यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ए बी तथा सी है तो अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप से मतलब है कि हमेशा हम एस को अर्ध परिमाप कहते हैं, और अगर 2s लिखा है तो वो परिमाप कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 73 का जो आंसर है ए धन बी धन सी बटा 2 होगा, ये आंसर देना है। इसके बाद अगर परिमाप पूछता है आपसे, तो परिमाप होती है 2s, और 2s बराबर होता है ए धन बी धन सी। ये ए धन बी धन सी ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 75, जिसमें आपको गोले के आयतन का सूत्र, तो हमेशा याद रखेंगे गोले के जो आयतन का सूत्र होता है वो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होता है, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं कि वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं 77वां, जिसमें शंकु की बात हो रही है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे वर्ग एच होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। ठीक है। इसके बाद चलिए बच्चों हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 78वां, जिसमें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो वक्र पृष्ठ हमेशा पाई आर एल के बराबर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ। और अगर उसने संपूर्ण पृष्ठ की बात किया, जैसे प्रश्न क्रमांक 79 में पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर धन एल के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 80, जिसमें अर्ध गोले का आयतन पूछ रहा है, तो आधा कर देंगे 4/3 का, तो यहाँ 2/3 बचेगा, 2/3 पाई आर की घात 3। और इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 81, जिसमें आप देख सकते हैं कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे आधे गोले की बात हो रही है, ये अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहाँ से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप गोले का जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 से भाग देंगे तो आधे गोले का निकल आएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 82 में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, जिसमें आप देख रहे हैं अर्ध गोला ही है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा इसके साथ साथ, तो इस क्षेत्र का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये एक और वृत्त शामिल हो गया पाई आर स्क्वायर, योग कर दीजिए
3πr² के बराबर यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का। इसके बाद हम 83 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें हमें इसकी माध्यिका निकालनी। बच्चों, माध्यिका निकालने के लिए हमेशा या तो बढ़ते क्रम में लिखा जाता है या घटते क्रम में। आप घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। तो बढ़ते क्रम में जैसे ही लिखेंगे आप जमा के, तो 1 2 3 4 4, अब आगे चले जाइए तो और देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 5 जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 7 7, इस तरीके से हमने जमा दिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने अंक हैं, 11, जो विषम संख्या का रूप है। तो इसमें एक योग कर देते हैं और 2 का भाग देते हैं, तो 12/2 अर्थात छठवां जो पद होगा वह माध्यिका होगी। तो छठवां पद देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये हुआ कि 5 इसकी माध्यिका होगी, तो 5 आंसर इसका सही है। इसके बाद हम बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक में सबसे ज्यादा अधिक बार जो संख्या रिपीट होती है उसको बहुलक कहते हैं। यहाँ एक बार बार पुनरावृत्ति हुई है और इसका मतलब यह है कि इसकी जो बहुलक का मान होगा वह 1 के बराबर होगा। प्रश्न क्रमांक 85, जिसमें आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल दिया गया है, और इस वर्ग अंतराल में निम्न और उच्च सीमा हमें ध्यान रखना है कि आगे वाली निम्न सीमा और बाद वाली उच्च सीमा कहलाती है। तो निम्न सीमा पूछा है, 80 इसका आंसर होगा। और दूसरे वाले वर्ग अंतराल में 40 से 50 में निम्न वर्ग सीमा है, तो 40 इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं 87वां प्रश्न, जिसमें वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को कहा जाता है। अगर हम दोनों को योग कर दें और 2 का भाग दे दें तो उसमें हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है। तो हमें इसका ध्यान रखना, आंसर होगा वर्ग चिन्ह कहा जाता है। और इसी के बाद जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को कहा जाता है, घटाने पर हमें वर्ग अंतराल प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।